Hello, dear students. How are you? Is I'm audible clearly to all of you? Yes, sir. Okay. So today we're going to discuss a very important part of this, a new chapter, that is menstruation. Okay. तो यही स्टार्ट करें या कोई और से चैप्टर की आपकी डिमांड है तो बता दीजिए. तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना, रिकंस्ट्रक्शन छोटा है इससे, तो ये वाला ही करा दीजिए आप. Okay. Is there any students who want to say something? किसी को कुछ कहना है? चलिए. सो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे. Okay. Message. So, hello Tanishka, how are you? Is I'm audible? Tanishka? Yes, yes, sir. बेटा कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? एकदम बढ़िया. Yes, sir. और सभी से पहले मैं पूछ लेता हूँ आज हालचाल, थोड़ा दिल कर रहा है बात करने का आप लोग से. यस सैयद अहमद, हाउ योर स्टडीज इज गोइंग ऑन? Good, sir. गुड. ओके. सर वो बस सर वो टेस्ट के मार्क्स बता दे. टेस्ट के मार्क्स विल बी अवेलेबल व्हेन यू गिव द नेक्स्ट टेस्ट. तो आज कैंसिल कर दिया गया है टेस्ट क्योंकि आज एक दूसरा टेस्ट था, अर्जेंटली सर को लेना पड़ा, तो दैट्स व्हाई माय टेस्ट वाज कैंसिल्ड. So we will going to take on the Thursday, so don't worry about it. Your marks will be given, your sheet will be given there, okay? And yours, Yusuf, how your studies is going on, beta? So they're going good. पता है आप लोग को ना कैसे पढ़ाई करनी है? चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ अभी आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी है. सो उसके लिए पता है क्यों नहीं हुआ. सबसे पहले आप एक मिनट, मेरा मार्कर नहीं चल रहा था. Okay, beta. So let's start. Let me share my screen first. Okay. So what you need to do, कैसे आपको पढ़ाई करनी है मैं आपको बता देता हूँ. देखिए आपको बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. आपका सिलेबस इतना कम है कि आपके लिए 100% मार्क्स अचीव करना इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, उसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सबसे पहले तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस में भी और मैथ्स में भी. सो अगर किसी बच्चे के पास स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स के नोट्स नहीं हैं, या मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ा है क्लासरूम्स में वो नहीं है, तो वो नोट्स आपके पास पूरी स्लाइड्स होनी चाहिए. डिड यू गेट द नोट्स ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर, सैयद, तनिष्का, यस्टरडे? Yes, sir. पूरा चैप्टर का मिल गया है लास्ट तक. रिप्रोडक्शन जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ 61 स्लाइड्स है, उसमें 61-63 स्लाइड्स हैं. सो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वो नोट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और भी मैं आपको भेजूंगा. उसके अलावा सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए फुल एनसीईआरटी सिलेबस. मतलब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स हो चाहे अंदर के क्वेश्चंस हो चाहे वो बाहर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, दे मस्ट बी परफेक्टली लर्न. सही से उनको याद करना है. लिखने वाले हैं तो उनकी प्रॉपर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद सेकेंडली आपको एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब लोग करते हैं इसको? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्राई करते हो? एग्जाम्पल सर कुछ क्वेश्चन, मतलब हमारे स्कूल ने एग्जाम आइडिया की बुक दी हुई है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन होते हैं हाँ, एनसीईआरटी तो के. एग्जाम्पलर, लेकिन मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे आप जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए आप. ठीक है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट एंड आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप होती है. तो दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. मैं अपने बच्चों को ये जरूर करवाता हूँ. हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं.
ठीक है, और ये आपको परफेक्टली आपको आने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस आपको परफेक्टली आने चाहिए। उसके अलावा मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स आपसे करवाई हैं, वो आपको परफेक्टली उसको देखते रहना। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद उसका एक प्रॉपर रिवीजन बनाइएगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको डाउट हो वो आपको रिवीजन के लिए आप उसको प्रिपेयर कीजिए, और ऑडियो नोट्स बनाइए अपने। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं होता या कोई चीज़ हो तो शॉर्ट ऑडियो नोट्स बना लीजिए उसको, जिसमें सोते वक्त या उठते वक्त आप कभी भी उसको प्ले करके आप उसको सुन सकें। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑल थोरोली, कवर टू कवर। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, उससे बाहर आपको नहीं आएगा। और जितना उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बस ये कीजिए, आपके लिए काफी है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पूरा का पूरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा प्रैक्टिस करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि आप खुद भी अपना आप इस पे मेहनत करें, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो एकदम से पूछें। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेंस्ट्रुएशन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का। और आज हम लोग को साइंस की क्लास थी, लेकिन कल हमने मैथ्स की, तो इसलिए आज हम लोग साइंस की जगह मैथ्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो। कर्ड सरफेस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमारे पास कुछ सॉलिड बॉडीज, कुछ सॉलिड फिगर्स होंगी। उनमें से कौन कौन सी फिगर्स होंगी पहले मैं बता देता हूँ। एक तो हमारे पास होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो सब इससे ज्यादा फैमिलियर है, क्यूब से भी और क्यूबॉइड से भी। तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं 8th और 9th से, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो इसको तो सभी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा क्यूब, दैट इज गोइंग टू हैव ऑल साइड्स इक्वल। रूबिक्स क्यूब सब फैमिलियर हो उससे, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। तो ये दिस इज अ क्यूब जिसमें सारी साइड बराबर होती है। इसमें ये लेंथ है, ये पीछे को ब्रेथ है, एंड दिस वन इज द हाइट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है क्यूबॉइड, ये हमारे पास है क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिलेंडर। सिलेंडर में भी हमारे पास दो तरह के होंगे। एक तो सिलेंडर होगा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड होगा जिसमें ऐसे पूरा होगा। एक हमारे पास होगा होलो सिलेंडर, जिसमें से एक सिलेंडर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास फिगर्स आएंगे, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर हमारे पास आएगा। दिस इज द होलो सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आएगा कोन। कोन भी हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, वैसे कोन ज्यादातर होलो ही हमारे पास आता है, लेकिन अगर सॉलिड भी होगा तब भी, सॉलिड एंड होलो कोन्स कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो कोन होगा हमारे पास। कोन के बाद बेटा, कोन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा दैट वुड बी दी आफ्टर द कोन, क्यूबॉइड कोन हमारे पास होगा, दैट वुड बी दी हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। स्फेयर इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक पूरा सर्कुलर शेप होगा। दिस इज द स्फेयर, लग रहा है सर्कल, लेकिन क्यों हम लोग 3D ड्रॉ नहीं कर सकते, तो दिस इज द स्फेयर। और उसके बाद हमारे पास होगा इसी का हाफ पोर्शन, दैट इज द हेमिस्फेयर, यानी कि यही कट करके आप उसको आधा इस तरह से कर लीजिए। सो दिस इज द हेमिस्फेयर। और फिर हमारे पास जो आगे आएगा दैट वुड बी द कंबाइंड ऑफ 2 और 3 फिगर्स का कॉम्बिनेशन करके आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक आपके पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से कंबाइन फिगर आ सकती हैं आपके मतलब होंगी सिलेबस में कंबाइन फिगर्स। ठीक है, या कोन को कट करके फ्रस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया, वो आपके लिए आएगा। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया गया है, कुछ इस तरह से। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दो फिगर्स को लेकर के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। या फिर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर साइड में आपको हेमिस्फेरिकल बॉल लगा दी गई है, तो उसका इस तरह के ट्रैक्स वगैरह, मतलब ये क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। इस तरह के फिगर्स आपको क्वेश्चंस में आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए। क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक ऐसे करके दिस इज द क्यूब, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को हेमिस्फेयर को बॉल को, एक डोम शेप बॉल को रख दिया गया है। अब बताइए इसका कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। समझ आया आपको? और इसको निकालने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है पहले आप समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे, यानी डीलिंग ऑफ 2 और 3 फिगर्स कंबाइन में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बायोग्राफी को लिखेंगे। मतलब जो जो आपको गिवन है, यानी क्वेश्चंस
कि जो बायोग्राफी है वो आप लिखेंगे जो आपको गिवन है, ग्राफी, ठीक है, वो आपको होगा। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना होगा इसके अंदर, सेकंड रूल इज राइट द फॉर्मूला। इसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला आपको लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज ड्राइविंग अ कंडेंस फॉर्मूला। ड्राइविंग अ कंडेंस फॉर्मूला, आपको एक कंडेंस फॉर्मूला बनाना होगा, यानी कि आपको दो कंबाइंड फिगर को दे दिया गया है, सपोज कीजिए, उसका एक कंडेंस फॉर्मूला अभी सीखेंगे। कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कंडेंस फॉर्मूला मतलब जो दोनों को मिलाकर के एक फॉर्मूला बने उसको बनाना है, ठीक है। रूल नंबर 3 में आपको मतलब कंडेंस फॉर्मूला था जितना मैक्सिमम कॉमन। अब हर एक फॉर्मूले में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉमन यानी कांस्टेंट टर्म्स, और एक होती है हमारे पास नॉन कांस्टेंट टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ आया। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप किसी का भी ले लीजिए स्फेयर में 4/3 इंटू पाई की वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती हैं उनको आप क्वेश्चंस में मतलब साइड अपार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो वेरिएबल टर्म्स है उसको आप छोड़ दीजिएगा, मतलब वेरिएबल टर्म्स। कई बार आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक फिगर को दूसरी फिगर में चेंज कर दिया गया है, या अगर आपको रेडियस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है या 2 गुना बढ़ा दिया गया है, तो फिर कितना उसका नया होगा या कितना % इंक्रीज हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना, जब भी रेशो की बात आती है, तो रेशो की बात में हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को अवॉइड कर देते हैं, यानी उसको नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक रेडियस यानी किसी एक स्फेयर को कोई एक स्फेयर है, उसका रेडियस r है, उसको किसी तरह से एक और नया स्फेयर है, उसका रेडियस जो है वो 3r है, 3 टाइम्स दी r है। तो अब बताइए कि पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे वाले का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो वॉल्यूम आर क्यूब पे डिपेंड करता है। 4/3 ये हट जाएगा, जब भी रेशियो होगा तो उसमें कांस्टेंट चीज को हटा दीजिए फॉर्मूले से, सिंपल r³ का होल क्यूब रखिए और यू विल गेट द आंसर, दैट वुड बी r³ 27 r से r कट जाएगा, दैट वुड बी 1:27 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स है जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसकी बायोग्राफी लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, दोनों जो भी फिगर्स होंगे उनका फॉर्मूला लिखिए, फिर उनका एक कांस्टेंट कंडेंस फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। कंडेंस फॉर्मूला ड्राइव करने में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। रूल नंबर 5 इज नेवर मल्टीप्लाई, जो चीज पूछी गई है उसी चीज को आपको टारगेट करना है। नेवर ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 22/7, ठीक है, अपॉन 7 × 48 करके आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया, ठीक है। सो मतलब ये एरिया है, आपसे कॉस्ट पूछी गई है, एरिया नहीं पूछा गया कि बताइए कॉस्ट कितनी होगी अगर 100/48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से रेट है, पर उसके हिसाब से आपका रेट है, यानी कि इतने हिसाब से आपका रेट है कि आपको 100/48 रुपीज के हिसाब से होगा। तो आपको पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको एरिया मिल गया, ये कट कर लीजिए, जितना हो सकता है 22 × 48 कर लीजिए इसको, लेकिन बाद में ये जो एरिया आया है इसकी आपको रेट से मल्टीप्लाई करनी है टू कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट। सो हो सकता है कि आपका 100 अपॉन जो रेट दे रखा हो उसमें से ये 48 कट जाए, इजीली यू कैन गेट 2200। आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करनी है। कैलकुलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है, बहुत सही से देखना है, जब जरूरत हो लास्ट में तभी कैलकुलेशन कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि एक सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक है, या फिर एक सपोज कीजिए कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है जिसका पेरीमीटर या सॉरी जिसका सरफेस एरिया आपको 64 या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो आपको पता है कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, वॉल्यूम पूछा गया है। आपको ये क्या दे रखा है, इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। सपोज कीजिए, सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी
एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, तो उसकी साइड कितनी होगी? तो पहले आप तो ये करेंगे 6a² is equals to 96. You start calculating a square is equals to 96 upon 6, डिवाइड करेंगे, you will get this value. ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कट करके आप a लेंगे, फिर a का क्यूब निकालेंगे। कहीं ये यहाँ पर तो आप a का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा डीप कैलकुलेशन की। अभी हम लोग बोलेंगे और समझेंगे भी जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे ये रूल्स याद रखिएगा, कौन कौन से रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन की बायोग्राफी जो गिवन है उस पर भी नंबर मिलते हैं। दूसरी बात, राइट द फॉर्मूला, उस पर भी नंबर मिलेंगे, आपको स्टेप मार्किंग होती है। उसके बाद कंडेंस फार्मूला ड्राइव करना है। कंडेंस फार्मूला में बार बार क्या बोल रहा हूँ, देखो कंडेंस फार्मूला क्या बोलते हैं। कंडेंस फार्मूला का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया गया है, ठीक है, सच दैट की रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कोन एंड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द, मतलब रेडियस ऑफ कोन जो है वो हाइट के भी इक्वल है, ठीक है। और ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में, सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना स्पेस या कितना वॉल्यूम लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ, आप इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, या जो भी आपको दिया दिस डिवाइस या जो भी कुछ है ये ऑब्जेक्ट, इसको आप लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हम लोग सारे फॉर्मूले लिखेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यू विल राइट हियर 2/3 पाई r क्यूब। अब आपको पता है कि यहाँ पर आप अलग अलग निकालेंगे तो गड़बड़ करेंगे, इससे अच्छा आप कंडेंस फॉर्मूला बनाइए, यानी दोनों को मिला करके। यहाँ पे आपको पता है कि h इज इक्वल टू r, तो यहाँ पर भी आप r कर दीजिए। यू कैन गेट 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r प्लस 2/3 पाई r क्यूब। जब तक आप मैथमेटिक्स के टर्म नहीं लिखेंगे तब तक गलती करने के चांसेस बहुत कम है। फिर आप लिखेंगे 1/3, आपको पता है कि ये भी पाई r क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2/3 पाई r क्यूब। नाउ यू कैन गेट दीज टू, या आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 3 एज एन एलसीएम एंड यू विल गेट 3 + 2 यू विल गेट 3 पाई r क्यूब। इससे इसको कट कर दीजिए एंड यू विल गेट पाई, ठीक है, r क्यूब। तो पाई r क्यूब विल बी कंसीडर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइस। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर दिस वॉल्यूम। अब आप वैल्यूज को पुट कीजिए, जो भी आपको r दे रखा होगा उसके हिसाब से आप इसको रखिए वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए। यू गॉट माय आंसर? क्या कैसे करना है डील? कंडेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है। ओके ओके बेटा, समझ आया? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव। तो सबसे पहले हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया को हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज कट सरफेस एरिया? यू नीड टू अंडरस्टूड हियर इज वन थिंग, दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया इज दैट सरफेस एरिया that is curved. Curved means the shape, solid shape that is going to have the curved surfaces. कौन सी होती है? That is the one is the cone, that is cone is going to have curved surface that does not have any flat surface. दूसरा आपके पास सिलेंडर है, तीसरा आपके पास हेमिस्फेयर, या फिर हेमिस्फेयर में भी एक फ्लैट सरफेस है और नीचे की कर्व्ड सरफेस है, और पूरा स्फेयर इज गोइंग टू हैव द कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस मींस द कर्व्ड ओनली, कर्व्ड पार्ट। तो क्योंकि हेमिस्फेयर में पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया एक होता है और एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है, कोन में एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक नीचे फ्लैट सरफेस एरिया होता है, ठीक है। स्फेयर में, सॉरी, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ऐसा, और एक फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, नीचे की फ्लैट सरफेसेस होती हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग के इनके फॉर्मूले होते हैं। तो चलो हम लोग इनको समझ लेते हैं कि कैसे इनके फॉर्मूले होते हैं और कैसे इनको इनके फॉर्मूलों को हम लोग को लिखना होता है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर के लिए करते हैं बात। सिलेंडर में जो फॉर्मूला होता है दैट इज दी, ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया जो होता है, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड मतलब जो चारों तरफ का होता है, दैट इज 2 पाई RH। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें 2 पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है एंड R and H आर द वेरिएबल टर्म्स।
ये इन दोनों की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और आर और एच की जो वैल्यू है दैट इज वेरिएबल। आर और एच अलग अलग मिल सकता है आपको अलग अलग उसमें, लेकिन 2 पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो ये तो लेना ही नहीं है कंपैरिजन के उसमें, बस आर और एच के हिसाब से ही आप लगाएंगे एस्टिमेशन। सो लेट्स मूव टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी आपको सिलेंडर के चारों तरफ अगर पेंट करना है तो उसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग लेंगे कितना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एरिया गिवन होगा या फिर आपको वॉल्यूम गिवन होगा, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट्स देख करके आप पता लगा लेंगे। जैसे आपको ओम्स अगर कहीं पे लिखा है तो आप बता देंगे कि रेजिस्टेंस दे रखी है, वी अगर कहीं पर लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए अगर लिखा है तो करंट है। तो इसी तरह से यूनिट्स के हिसाब से भी आप बता लगाएंगे कि ये एरिया गिवन है कि ये वॉल्यूम गिवन है। देखो आर जो है ये तो दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। आर जो होगा वो सेंटीमीटर या मीटर में होगा। लेट्स सपोज वो मीटर में गिवन है, तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर मिलके कितना हो जाएगा, आर इंटू एच, तो यू विल गेट मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर, लेकिन जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज अगर आपको यूनिट यूनिट दिखा दी जाए खाली, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 पाई आर एच है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया जो कि कर्ड सरफेस यानी टोटल ये कर्ड और उसके साथ साथ आपका ऊपर का और नीचे का। तो जाहिर सी बात है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई, एक तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर दो और ऊपर क्या दिखेगा आपको, सिलेंडर में सर्कल दिखेगा, दिस इज अ सर्कल। ये आपको सर्कल दिखाई पड़ेगा। तो जब सर्कल दिखाई पड़ेगा तो सर्कल का तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया। तो पाई आर स्क्वायर को आप 2 पाई यानी 2 सर्कल के एरिया को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मतलब 2, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। तो दोनों में से हम लोग पाई और 2 कॉमन ले सकते हैं और आर भी एक कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो यू विल गेट 2 पाई आर एस कॉमन, तो इसमें खाली एच बचेगा और इसमें एक आर बच जाएगा। तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया का कंडेंस फार्मूला है। ओके, समझ आया ऑफ सिलेंडर, गॉट इट बेटा, समझ आया, गॉट इट, Yes. डू एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, let's move further beta. Volume of pi r square h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम किसी भी चीज का अगर वो यूनिफॉर्म, या हम बोलेंगे कि वो एक तो कोन होती है, कोन हमारे पास रेगुलर नहीं होती। कोन का मतलब क्या हुआ, कोन ऊपर से छोटी होती है और नीचे नीचे बड़ी होती चली जाती है, तो कोन तो रेगुलर नहीं होती। लेकिन ऐसी कोई भी शेप जो रेगुलर होती है, मतलब सब तरफ से बराबर होती है, तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया होता है, यानी उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, यानी बेस का एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम क्या होता है किसी भी चीज का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें ले लेता हूं तो इसका बेस कितना है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया? समझ आया? ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ आया? इसी तरह से क्यूबॉइड को ले लीजिए चाहे तो आप, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा तो बेस कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बेस हो गया है, और इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज द वॉल्यूम, एल इनटू बी इनटू एच। गॉट इट एवरीवन? यू अंडरस्टूड? Yes, sir. मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही ना? डू एवरीवन अंडरस्टूड? बेटा मैं पूछ रहा हूं, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू दी होलो सिलेंडर। देखो होलो सिलेंडर का मैं फिर से आपको एक करके दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार होलो सिलेंडर के लिए आता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, और उसके लिए तो जरा इंपॉर्टेंट है समझना टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का कैसे होगा और कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो वॉल्यूम तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, वॉल्यूम तो इज द कैपेसिटी है कि कितना वो होल्ड कर रहा है, तो वॉल्यूम तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूं सपोज कीजिए कि आपको ये एक होलो सिलेंडर गिवन है जिसका इनर रेडियस इज स्मॉल r and the outer radius is the capital R, and this is the height is h, small h, okay, height is small h। सपोज कीजिए ये होलो सिलेंडर है, ध्यान समझिएगा। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो ये कितना होगा बेटा, दैट वुड बी दी
आप पहले बड़े वाले सिलेंडर को मान लीजिए कि ये सॉलिड है और उसमें से इनर वाले को आप हटा दीजिए, तो आपको इसमें यानी ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा देता हूँ इसमें से, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो होलो सिलेंडर के बराबर होगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर, दैट वुड बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस कर देंगे इसमें से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, एच स्मॉल एच ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज स्मॉल एच। अब पाई और एच दोनों में क्या कॉमन है, तो यू कैन राइट इट पाई एंड h as common, you can capital R square minus small r square, तो a plus b, a square minus b square की आइडेंटिटी यहाँ पर लगा सकते हैं आप, pi h is equals to r plus small r and r minus small r, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो हुआ वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बोलता हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है, इफ यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। सो बेटा आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया का क्या इसमें वो होगा। सो यू नोज वेरी वेल बेटा, यू नोज वेरी वेल कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है सारी सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस। कि अगर आप इस सिलेंडर को लेते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो आपको इसकी बाहर वाले की कट सरफेस दिखाई देगी, बोलो दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, बोलिए। अगर मैं बोलता हूं कि आपको इसे पेंट करना है तो आप बाहर वाली जो सरफेस है उसको पेंट करेंगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? यू हैव टू सरफेस, यू हैव टू पेंट दिस सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकंड में आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ऐसे और उसके अंदर पेंट करेंगे, करोगे कि नहीं करोगे बोलो? अंदर भी पेंट होगा, ठीक है। तो एक तो इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर कट सरफेस एरिया, ये तो दो आपको प्लस करने हैं। उसमें से ऊपर अगर आप देखेंगे कि तो आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो ऊपर से आपको यहाँ पर भी पेंट करना होगा, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? और नीचे भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, तो नीचे की दो डिस्क पर आपको पेंट करना होगा, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? इस तरह से होगा कि नहीं? सो इसी तरह से हम लोग को करना है कि टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान से समझना है कि टोटल सरफेस एरिया जब आप पेंट करेंगे तो व्हाट यू विल डू। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है होलो सिलेंडर के लिए, होल फॉर होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। ये आपको नहीं भी आता तो मतलब पहले आप कंडेंस फार्मूला ड्राइव कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज द 2 पाई आर एच होता है। तो एच तो सबके लिए सेम है, अंदर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए, लेकिन आर अलग है। तो कैपिटल आर मान लेते हैं बाहर वाला रेडियस बड़ा वाला और स्मॉल एच, ओके, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया फॉर द आउटर, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ये इनर का हो गया। समझ आया? प्लस इसमें आप क्या करेंगे, बाकी में ध्यान समझिएगा, प्लस आपको इस दो सर्कल जो आपके पास जो डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या होता है, डिस्क की तो है ना, डिस्क, इसको डिस्क बोलते हैं हम लोग, जिसमें बीच में से एक सर्कल और उसके अंदर से एक सर्कल को हटा दिया जाए, इसको हटा दो तो ये डिस्क बन जाती है। तो एरिया ऑफ डिस्क होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि बाहर वाले सर्किल में से पूरे में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा। यू कैन राइट इट पाई, और ये आपको दो बार चाहिए। क्यों चाहिए दो बार? क्योंकि एक ऐसा पोर्शन ऊपर है और एक ऐसा पोर्शन नीचे। तो यू कैन राइट इट 2 ब्रैकेट पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं होगा? ये हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से आप कंडेंस कैसे बनाएंगे, इसको कंडेंस बनाना है आपको, तो आप इसमें से और इसमें से 2 पाई कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यू कैन टेक द 2 पाई, पहले मैं सबको ऐसे लिख देता हूँ, 2 पाई एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस इसमें से भी आप पाई कॉमन लीजिए तो 2 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ आया? यू गॉट इट? Yes, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 और पाई को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई को सब में से कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन ले सकते हैं आप? और h भी नहीं कॉमन ले सकते कुछ भी, तो मैक्सिमम यू कैन टेक दैट 2 पाई एज कॉमन, दिस विल बिकम h r, ठीक है। और इसमें आर एच माइनस स्मॉल आर एच माइनस स्मॉल आर एच, ये एक हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। और उसी के साथ प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट
यू कैन राइट इट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट आप यहाँ ले लीजिए, मतलब ये 2 पाई इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 2 पाई इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको और अच्छा सिंपल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट 2 पाई और h इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से ये आपको कॉमन लेने वाला बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जब आप इन दोनों में से यहाँ बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि बाहर ले लोगे तो फिर वो इस h इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो सिर्फ h इस ब्रैकेट का कॉमन है, तो इस ब्रैकेट का कॉमन लीजिएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, प्लस इसको भी आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दैट इज यू कैन राइट इट कैपिटल आर प्लस माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर। आप इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे तो आप मतलब कंडेंस करने का बता रहा हूं कितना फायदा होता है कि आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहां पर आप h ले लीजिए और इसमें और इस ब्रैकेट में एक चीज और कॉमन है, दैट इज दी r माइनस r को कॉमन ले सकते हैं आप चाहें तो, या छोड़ दीजिए मत करिए, ज्यादा कॉमन लोगे तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप इतना भी लेके भी कर सकते हैं। समझ आया? समझ आया? तो इस Yes, तरह से sir. आपको करना है कि इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके कॉमन लेके आपको करना होता है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. या तो आप r माइनस r कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पर एक और लगा दीजिए, यहाँ पर h बचेगा और प्लस r प्लस स्मॉल r, एक ब्रैकेट ये बचेगा। तो ये वाला ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वाला ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। गॉट इट? तो वैसी वैल्यू आ जाएगी और ये 2 पाई सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. इस तरह से कंडेंस करना है। तो कंडेंस फॉर्मूले को आपको सीखना है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को कंडेंस करते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। Copied, sir. कॉपीड एवरीबॉडी? Yes, sir. चलिए अभी मैं आपको और सीखते हैं। अभी हम लोग पहले कंडेंस करना ही सीखेंगे, क्योंकि कंडेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग सीखते हैं कि सपोज कीजिए कि एक हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के ऊपर हमने एक अगर मैं बोलूँ तो ये हमें कैसे दिखाई देगा ऊपर से, दैट वुड बी समव्हाट लाइक दिस, ठीक है? और इस क्यूब के ऊपर हमने ऐसे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है? और उस क्यूब के ऊपर हमने एक सर्कल को सरमाउंट कर दिया, यानी कि हेमिस्फेरिकल बॉल रख दी है, ठीक है? हेमिस्फेरिकल बॉल इज कैप्ट ओवर इट। इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल बॉल को कैप्ट कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे इसको पेंट करना है, तो मुझे कंडेंस फार्मूला बनाना है। पहले बता देता हूँ कि हेमिस्फेयर जो और स्फेयर को हम लोग डील कर लेते हैं। पहले स्फेयर जो होता है वो उसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी उसमें कर्व सरफेस तो होती है, लेकिन उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर ही है, क्योंकि सब तरफ से कर्व ही है। तो यू कैन राइट इट लाइक दैट फॉर्मूला इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि r स्क्वायर होता है इसमें, क्योंकि इसमें ये दो नंबर्स है एक तरह से, और r स्क्वायर आपको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करके स्क्वायर में टर्म देगा। तो याद रखिएगा कि r क्यूब ना कर दें आप, r स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हो, जब आप इसको हेमिस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हेमिस्फेयर में भी दो तरह का हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर में जब आप इसको हेमिस्फेयर करेंगे तो उसमें एक कर्व्ड सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस जो है वो स्क्वायर है, तो सॉरी सर्कल है, और कर्व जो है वो ये वाली सरफेस मानी जाएगी। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा दैट वुड बी इसका हाफ होगा एग्जैक्टली, दैट वुड बी दी 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा हेमिस्फेयर का दैट वुड बी 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर और ऐड होगा सर्कल का, दैट विल बी 3 पाई r स्क्वायर। गॉट इट? समझ आया? बोलिए। जी सर। Yes, sir. अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि आपको एक क्यूब है और उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल को रख दिया। क्यूब का तो पता ही होगा आपको
कि वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। टोटल सरफेस मतलब पूरी 6 सरफेस है, तो 6 सरफेसेस मतलब एक तरह से स्क्वायर की तरह होती है। तो पहली सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरी सरफेस का भी ए स्क्वायर, इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब TSA ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर के बराबर होता है। और ठीक है, मतलब टोटल सरफेस चारों सरफेसेस। सो अभी मैं आपसे पूछता हूं सिंपल कि आप इसको पेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज दिखाई पड़ेगी, यानी आप इसके लिए क्या क्या पेंट करेंगे। आपको इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है, एक तरह से समझ लीजिए कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है क्यूब के ऊपर। तो सबसे पहले आप इसकी 5 साइडों को पेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। Yes, sir. तो अगर ये केस में कंडेंस फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, तो इसके लिए एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू, दैट विल बी 5a स्क्वायर। तो आपको पेंट करना है पूरी 5 साइड, प्लस क्या पेंट करेंगे आप, इसका ऊपर का सर्कल का पार्ट पेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। ऊपर का कर्ड सरफेस पेंट करेंगे, यानी इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे भी पेंट करेंगे चारों तरफ से, ठीक है। तो जो उल्टी रखी हुई है इसके ऊपर, तो दैट उसका एरिया कितना होगा, बोलो कितना होगा। 2 pi r square. वेरी गुड, दैट वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस आपको यहां भी पेंट करना होगा, यहां भी पेंट करना होगा। तो ये कितना होगा, दैट इज द ए स्क्वायर। इस पूरे ए स्क्वायर यानी इस ए स्क्वायर में से मैं पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दूं, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. तो दैट वुड बी ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब कंडेंस क्या बना इसका, 6a स्क्वायर, ये प्लस कर दीजिए, माइनस पाई आर, सॉरी प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कंडेंस बना। बोलिए। जी सर. अब आपको पता है कि यहां पर आर और ए में क्या रिलेशन है, आर ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ए जो है वो डायमीटर के बराबर है। ये तो साइड है, तो ये ए है, तो ए अगर है तो हमारे पास डायमीटर अगर हमारा ए है तो रेडियस कितना होगा, दैट विल बी a/2। तो कंडेंस फॉर्मूला यही बनाइए आप, 6a स्क्वायर प्लस पाई a/2 का स्क्वायर, ऐसे करिए आप। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। Yes, sir. ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, 6a स्क्वायर प्लस पाई कॉमन लीजिए, इसको लिखिए a स्क्वायर बाई 4। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज यू हैव टू टेक द a स्क्वायर एज कॉमन। मैक्सिमम आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो आप a स्क्वायर को कॉमन लीजिए। तो a स्क्वायर ब्रैकेट 6 पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा कंडेंस फॉर्मूला फॉर दिस। अब आप आसानी से एक की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले लीजिए अपना, लेकिन छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी है इसमें। गॉट इट? Got it sir. गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग को डील करना है। यहाँ पर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, चांसेस ऑफ मिस्टेक, बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे कि वो जब स्क्वायर करेंगे तो वो खाली a स्क्वायर बाई 2 ही कर देते, नीचे वाले 2 का नहीं करते स्क्वायर। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी दी a स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। ओके, गॉट इट। चलिए, और अभी हम लोग और कंडेंस फिगर लेते हैं और फिर कंडेंस फिगर की ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पहले हमें यही आना चाहिए। सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में दो तरफ हेमिस्फेरिकल बाउल लगी हुई है, हेमिस्फेरिकल बाउल लगी हुई है ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है। गुलाब जामुन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें एनसीईआरटी के, तो आपको पहले ये आना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हाइट आपको h गिवन है और ये आपको r गिवन है, ये आपको r गिवन है। सो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का कंडेंस फार्मूला बताइए कितना होगा, ट्राई कीजिए खुद से। मैं बता देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब।
देखो यहाँ पर वॉल्यूम में आर स्क्वायर आता है, एच क्योंकि आर की स्क्वायर की यूनिट स्क्वायर में आ जाएगी और एच की यूनिट सेंटीमीटर में, मतलब जो भी होगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आर की वजह से इनटू सेंटीमीटर, यू विल गेट सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कंडेंस फार्मूला क्या होगा इसके लिए? डन? डन सर। क्या आंसर आया बताइए? पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 प्लस एच प्लस आर। पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 एच प्लस एच प्लस आर। प्लस एच प्लस आर, ये यस सर। ये कैसे हो गया? चलो देखते हैं अभी। ये तुम्हें सही से आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया सॉलिड वॉल्यूम, प्लस ये जो दो हेमिस्फेयर है एक्चुअली में एक पूरा स्फेयर के बराबर ही तो है ना। तो 4/2/3 पाई आर क्यूब, दो बार यहाँ पर एक बार यहाँ ऐड करोगे, एक बार यहाँ ऐड करोगे, तो यू कैन राइट इट 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैक्सिमम आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो व्हेन यू टेक द पाई आर स्क्वायर एज कॉमन, तो यू विल गेट एच प्लस 4/3 आर, ये आएगा आंसर। When you multiply it again, you will get this value. When you multiply it again, you will get this value. Got it? Yes, sir. गॉट इट सर। Okay, चलो और ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोन है या सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने एक कोन को सरमाउंट कर दिया गया है, सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, और ये आपको जो हाइट है कोन की वो रेडियस ऑफ द कोन के बराबर गिवन है, और ये भी आपको रेडियस ऑफ द कोन के बराबर गिवन है, मतलब सब रेडियस के बराबर है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है। या मैं मान लेता हूँ, चलो अलग अलग हाइट लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं ये कैपिटल एच दे रखा है और ये स्मॉल एच आपको गिवन है। ये स्मॉल एच यहाँ से यहाँ तक की हाइट स्मॉल एच गिवन है। तो आप मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन के लिए जो उसकी हाइट होगी, और सिलेंडर का होगा दैट वुड बी, कैपिटल एस ले लेते हूँ चलो यहाँ पे, और सिलेंडर का होगा दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। बताइए। कंडेंस फार्मूला बताइए फटाफट से।
अरे बहुत ही सिंपल है भाई, दोनों को ऐड कर दीजिए फटाफट से। मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर ही आप कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा 1/3h, और इसमें क्या बचेगा, खाली कैप स्मॉल h। बस समझ आ रहा है आप लोग को? इसी तरह से करना है आपको। जी सर। ओके, अब एक और चीज बस कोन में रह गई है लास्ट, दैट इज दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन जो होती है वो, ठीक है ध्यान समझिएगा, कोन में एक हमारे पास होती है नॉर्मल हाइट, ये वाली हाइट जो होती है इसको तो हम लोग नॉर्मल हाइट बोलते हैं, या हाइट लिखा होगा क्वेश्चन में। और ये वाली जो होती है इसको हम लोग Slant. बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लैंट हाइट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, कैप स्मॉल एल से। तो ये अगर आर है और ये एल है, तो ये भी एल मतलब मान लेते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे, जिसमें आपको एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आया? और ज्यादातर केसेस में आर की वैल्यू 7 गिवन होगी और एच की वैल्यू आपको 24 गिवन होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। मतलब इसका स्क्वायर मिलेगा तो 49 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर मिलकर 24576 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 625 इज द एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए? 25। दैट वुड बी दी 25, एल की वैल्यू 25 आ जाएगी। सो इस तरह से आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद रखना है कि कब मिलकर के कैसा होता है। समझ आया? वैसे हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को आ ही जाएगा परफेक्टली ये सब डील करना है इससे। दैट वुड बी 25। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करते हैं कुछ, और फिर देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, चलो वेट अ मिनट। चलिए, तो अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, देखिए 13.1 एक्सरसाइज में आपको, या फिर एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है वही वाला क्वेश्चन, नहीं वही तो नहीं है। यहाँ पर आपको गिवन है कि एक लट्टू टाइप लट्टू टॉप है, उसके ऊपर इस तरह से क्या रखा गया है बेटा, उसके ऊपर इस तरह से ओके। तो रशीद है, उसके पास लट्टू है, और उसमें गिवन है कि बर्थडे प्रेजेंट उसको मिला है। उसके बाद वांटेड टू कलर इट, उसको कलर करना है इसको, टॉप को तो शेप उसके ऊपर कौन सा माइंड कर दिया गया है, टॉप द एंटायर टॉप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना गिवन है, दैट इज दी 5 सेंटीमीटर, और ये आपको ऐसे 3.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर गिवन है। तो 3.5 जब भी गिवन होगा याद रखिएगा उसको 7/2 लिखना है आपको। ठीक है, 3.5 को कभी भी हमेशा 7/2 लिखना है जब भी होगा। तो बोलिए अगर 7/2 इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, बोलिए? दैट विल बी 7/4। 7/2 का हाफ 7/4 होता है, तो ये रेडियस हो गया आपका। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये आपका क्या हुआ, दैट इज द रेडियस। ओके, तो अब हम लोग को रेडियस गिवन है, यानी यहां से इसका रेडियस आपको 7/4 सेंटीमीटर है। अब आपको इसकी हाइट बतानी है, कोन की हाइट कितनी होगी बोलो? अगर 7/4 माइनस कर देंगे 5 में से कितना बचेगा, बोलिए? ये, या फिर आप इसमें से 7/4 को मतलब 5 माइनस कर दीजिए उसमें से 7/4,
तो हाउ मच यू विल गेट द हाइट, हाउ मच कितनी आएगी 420 माइनस 7 यू विल गेट 13/4, 13/4। तो हाइट कितनी आई आपकी यहाँ पर 13/4। अब आपको सिंपल कंडेंस फॉर्मूला बना लेना है पहले कि पहले तो वो कर्ड सरफेस एरिया को क्या करेगा, इस लट्टू के कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करेगा, उसके बाद इसके कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करेगा। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो आपको एल चाहिए होगा। ओके एल, तो कैसे करेंगे, मैं इसको उस पे स्लाइड पे करते हैं और फिर देखते हैं कैसे ये होगा। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास कोन जो है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से, और इसमें आपको ये जो गिवन है दैट इज दी, ये वाली जो हाइट है वो 13/4, दैट इज 13/4 गिवन है, और रेडियस आपको 7/4 गिवन है। आपको पहले तो एल कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए बेटा, आपको निकालना है एरिया ऑफ लट्टू जो भी आपको गिवन है ये, ठीक है। तो दैट वुड बी दी, आप इसके लेटरल सरफेस एरिया को करेंगे, दैट वुड बी CSA ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो सबके फॉर्मूले को पहले आप लिखेंगे यहाँ पे जो जैसे गिवन है। कर्ड सरफेस रेडियस सेम है, तो रेडियस के लिए आप कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL प्लस कर्ड सरफेस एरिया होता है ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज दी 2πr²। अब इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है और आर है, तो पाई आर दोनों में से ले लीजिए, इसमें आर बचेगा और इसमें 2r बचेगा। समझ आया? गॉट इट? तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला हो गया है इस लट्टू के लिए। गॉट इट? समझ आया? यस सर। उसके बाद आपको क्या करना है, एल की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, इसमें 13/4 से गेट कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सिंपल बनेगा। कभी आप डेसिमल्स में लेते तो वाकई में फंस जाते बहुत ज्यादा, फ्रैक्शंस में लेने में बहुत आसानी होती है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h² प्लस r²। तो 13 का स्क्वायर होता है 169/4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49/16। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 16 दोनों को ऐड कीजिए 49 और 169 और 14 उसको, so 49 को you will get 8 and here is 10 and 1 11 218। ठीक है, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, मैक्सिमम कोशिश कीजिए 16 से डिवाइड तो होगा कि नहीं होगा, 16 से तो नहीं होगा। सो यू कैन डिवाइड इट बाय 218, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो r की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट लेनी पड़ेगी इसमें। तो l का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 218 को पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, दैट यू विल गेट, मैं चेक कर लेता हूँ 9 2 8 18 1 कैरी एंड 4 1 11। ठीक है, ओके। सो आप 218 है, 218 को आप पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट 108/8, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट 54/4। समझ आया? समझ आया बेटा? जी सर। अब देखिए यहाँ पर आपको 54 जो है वो किसके 7 और 64 के बीच में आता है, यानी 7 के स्क्वायर यानी 49 और 64 मतलब दैट इज द स्क्वायर ऑफ 64, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर यानी 7.5 के करीब इसकी वैल्यू होगी लगभग, क्योंकि बीच में ही है लगभग 64 और 49 के लगभग, तो 7.5 7.6 के करीब होगा। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं वैल्यू, ठीक है। सो आप चाहे तो निकाल भी, कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 54 किसका होगा। तो 2 डिजिट है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 7 7 49 आएगा यहाँ पर। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेशन मान के भी इसको कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो 4 आप ले लीजिए इसमें से, 4 और मिलाकर के इसमें से ले 14 माइनस 9 विल गेट 5 and here is 5 only, okay, and then you will put the decimal and then you will get 0 here, okay, and then you have to double this value 41 0, ये 2 0 ही आते हैं, एक नहीं आता, सॉरी। तो 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे 3 टाइम्स, तो 3 से करेंगे तो you will get 3 से करेंगे तो you will get something, तो 7.3 का ये स्क्वायर होगा लगभग। तो 7.3 आपकी वास्ट वैल्यू आ गई है। तो पाई आर
एल की वैल्यू है 7.3 और आर की जो वैल्यू है वो है आपके पास 7/4। 7.3 तो खाली, सॉरी 7/3 तो खाली इस 54 की वैल्यू, उसको आपको 2 उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 से, यानी ये नीचे जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एल की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेट वैल्यूज निकालने की कोशिश कीजिएगा। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट? Got it, sir. ठीक है, तो ये 7.3 है, इसको 7.4 कर लेते हैं अपॉन 2, क्योंकि ये 54 किसका स्क्वायर है, एल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 54/4, तो 54 किसका स्क्वायर है, मान लेते हैं 7.4 का है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट व्हाट वैल्यू, विल गेट 74 का हाफ करेंगे तो यू विल गेट 37। तो यहाँ पर पाई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 7/4, ब्रैकेट में 3.7 प्लस 2r, 2 टाइम्स ऑफ r, तो 2 टाइम्स ऑफ r होगा 7/4 इंटू 2, तो यू विल गेट दिस 7/2। गॉट इट, समझ आया? Yes, sir. ओके, सो अब आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 11। ओके, तो 11/2 ब्रैकेट, ये आप इसको ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये भी लगभग 3.5 है, 3.5 और 3.7, 3.5 को 3.7 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7.2, विल गेट 7.2 और 7.2 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3.6, 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 3.6, सो यू विल गेट 693, तो 2 डिजिट बाय डेसिमल लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो उतना आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? What's the answer? दैट वुड बी 3.96 के करीब आएगा। But it's 39 something. मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन 39 अप्रॉक्स, तो मैंने 3.6 में मैंने डेसिमल्स में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 11 इंटू 3.5 और 3.5, ये 3.5 और 3.7 तक तो हमारा सही है। 11/2 मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, 11/2, ओहो डेसिमल्स में मैंने गड़बड़ कर दी, एक ही डिजिट बाय डेसिमल लगेगा, दैट वुड बी 39 पॉइंट समथिंग, ये आएगा, एक ही डिजिट बाय डेसिमल लगेगा। मैंने ना, मतलब मैंने 36 का स्क्वायर की तरह उसे ट्रीट करा, दैट इज 11 का जो स्क्वायर होता है वो 11 से अगर आप 3.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 11 से, तो व्हाट द आंसर विल, एक डिजिट बाय डेसिमल लगेगा 39 पॉइंट समथिंग, समझ आया? सो दैट वाज माय सिली मिस्टेक। गॉट इट, वैसे भी समझ लेना चाहिए था कि 3 गुना तो होगा 11 से। गॉट इट, तो इस तरह से आप इसमें उसमें उन्होंने इतनी लंबी